Welcome back to my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. Again in this topic we are going to discuss an important quiz based on fixed preposition. However, I have told you at the outset that there are no fixed rules pertaining to fixed preposition. तो देखिए आज हम इस सेशन में फिर से फिक्स्ड preposition की क्विज नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स पर्टेनिंग टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन रूल्स यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन को लेकर के कोई निश्चित नियम नहीं है, ये हमें याद ही करने होते हैं। लेकिन हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे थे उसमें एक वर्ड आया था आपके, उसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पॉपुलर शब्द होता है, पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय, और पॉपुलर के बाद हम विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका? विद का। अब जो व्यक्ति लोकप्रिय होगा वो प्रसिद्ध होगा तो फेमस होगा, लेकिन फेमस के बाद हमें फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। फेमस फॉर का मतलब भी प्रसिद्ध होता है, और जो प्रसिद्ध होगा वो रिनाउंड होगा। रिनाउंड फॉर, तो रिनाउंड के बाद भी क्या आएगा? फॉर प्रपोजिशन आएगा। इलस्ट्रियस, और इलस्ट्रियस के बाद भी हम फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इलस्ट्रियस फॉर, प्रसिद्ध। और जो प्रसिद्ध है उसको हम सेलिब्रेटेड फॉर भी बोल सकते हैं, नोटेड फॉर भी बोल सकते हैं। नोटेड फॉर है, प्रसिद्ध है, सेलिब्रेटेड फॉर है, प्रसिद्ध, और नॉन फॉर भी बोलेंगे हम। नॉन फॉर का मतलब भी क्या होता है? प्रसिद्ध। तो हमें पॉपुलर के बाद विद प्रपोजिशन का यूज करना है। पॉपुलर विद लोकप्रिय, फेमस फॉर, रिनाउंड फॉर, इलस्ट्रियस फॉर, नोटेड फॉर, सेलिब्रेटेड फॉर, नॉन फॉर। और जो प्रसिद्ध होता है उसको हम एमिनेंट भी बोलते हैं। एमिनेंट मर्चेंट, प्रसिद्ध व्यापारी। ठीक है। अब नॉन को लेके देखिए, नॉन के बाद आपको 3 बातें याद रखनी होंगी। ये मैं नॉन लिख देता हूं, ठीक है। और नॉन के साथ जो कंडीशंस बनते हैं, एक कंडीशन ये है कि हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। एक कंडीशन ये है कि हम नॉन के बाद टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। एक कंडीशन ये है कि हम नॉन के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज करेंगे, और एक कंडीशन ये है कि हम नॉन के बाद बाय का यूज करेंगे। तो देखिए, जब हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं नॉन वर्ब का, तो इसके बाद टू, फॉर, बाय कोई सा भी प्रपोजिशन यूज नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि वह मुझे जान चुका है, ही हैज नोन टू मी, ही हैज नोन टू मी। तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इनकरेक्ट, क्योंकि नॉन वर्ब के बाद हम टू, फॉर या बाय का प्रयोग नहीं करते हैं जब इस वर्ब का यूज किस में होता है? एक्टिव वॉइस में। क्योंकि ये ऑब्वियस है कि हैज, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और अगर इसका पैसिव वॉइस होता तो क्या आता? हैज बीन और हैव बीन, और मेन वर्ब की क्या आती? थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस किस में हो जाता? पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में नॉन वर्ब के बाद टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा? ही हैज नोन मी, वह मुझे जान चुका है। और देखिए, अब इसमें एक नोट है। अब नोट को लिखने से पहले मैं एक सेंटेंस क्लियर कर देता हूं। यहां ध्यान देंगे, नोट में लिखेंगे आप नॉन वर्ब के बाद हम टू, फॉर तथा बाय प्रपोजिशन का प्रयोग तभी करते हैं, प्रपोजिशन का प्रयोग तभी करते हैं जब इस वर्ब का प्रयोग
पैसिव वॉइस में किया गया हो। किसमें किया गया हो? पैसिव वॉइस में किया गया हो। यानी हम नॉन के बाद हम टू, फॉर तथा बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी करेंगे जब इस वर्ब का यूज किसमें होता है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है कि अगर हम नॉन के बाद यदि हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है, स्पेशली टू और फॉर और बाय कब आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये पैसिव वॉइस के अंदर इस वर्ब का यूज होना चाहिए। चलो, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि ही नोज माई पेरेंट्स, वह मेरे माता पिता को जानता है। सेंटेंस किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में। मैंने कहा भाई ही नोज माई पेरेंट्स, वह मेरे माता पिता को जानता है। अब ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। एक्टिव वॉइस में हम इसके बाद टू प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। अगर मैं ये लिखता ही नोज टू माई पेरेंट्स, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता। इट विल बी रिजल्ट इन सोल्सिज्म और ग्रामेटिकल मिस्टेक। मैंने कहा ही नोज माई पेरेंट्स, एक्टिव वॉइस। अब मैं इसमें एक्टिव वॉइस में इसके बाद ऐसे नहीं लिख सकता था कि ही नोज टू माई पेरेंट्स, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, स्पेशली टू फॉर। अब जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पेरेंट्स नाउन हो गया, प्लूरल नाउन है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस इज आर एम में, माई पेरेंट्स आर नाउन। तो देखिए, वैसे तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाय का यूज होता है, लेकिन नॉन के बाद हम बाय का यूज नहीं करके टू का यूज करेंगे। नॉन और टू क्या है? प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्ट केस, कि मेरे माता पिता उसके द्वारा जाने जाते हैं या मेरे माता पिता उसके परिचित हैं। तो इंग्लिश किस में हो गई? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम इसके बाद किसका यूज करेंगे? टू का। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि सर आपने तो नॉन के बाद बाय भी लिखा है, तो एक्चुअल में नॉन के बाद पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कभी भी नॉन के बाद बाय नहीं आता है, लेकिन ये आप एक फ्रेज है जिसको याद कर लेना। देखिए, आपको अगर बेसिक इंग्लिश करनी है तो मुहावरे भी याद करने होंगे, ठीक है, इंग्लिश की प्रोवर्ब भी याद करनी होंगी। तो एक कहावत है, आप जानते होंगे, प्रोवर्ब बोलते हैं, PROVERB, प्रोवर्ब, जिसको अपन एडिज बोलते हैं, ADAG, मैक्सिम बोलते हैं, an old saying, a wise saying, a traditional saying। परंपरागत जो कहावतें होती हैं, बातें होती हैं, ट्रेडिशनल सेइंग होती है, वही क्या कहलाती है? कहावतें, एडिज, प्रोवर्ब। तो देखिए, प्रोवर्ब हमें याद रखनी पड़ती है। जैसे मैंने ये लिख दिया कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो ये प्रोवर्ब है, इट्स अ वेल नोन प्रोवर्ब। अब प्रोवर्ब में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे याद होनी चाहिए। आई एम टू लर्न दीज सो कॉल्ड प्रोवर्ब्स बाय हार्ट, कि अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अब ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से यहाँ दा लिख दूं, गलत हो जाएगा, और मैं ये भी नहीं कर सकता कि अपनी तरफ से यहाँ ए हटा दूं। यानी ये मुझे याद ही रखना पड़ेगा कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, अब एक अंग्रेजी में वेल नोन सेइंग है या एडिज है, वो ये कहती है कि अ मैन इज नोन, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक व्यक्ति को उस संगति के द्वारा जाना जाता है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी जिस संगति में एक व्यक्ति रहता है उसमें वैसे ही गुण आते हैं। इसलिए जीवन में संगति का बहुत बड़ा रोल होता है।
अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मैं आपको गारंटी देता हूं कभी भी नोन के बाद प्रपोजिशन आएगा, एसएससी में 2 बार आ चुका है, तो आपको यही सेंटेंस मिलेगा जो मैंने आपको लिखवाया। तो ये तो आपको रट लेना है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक व्यक्ति में वही गुण आते हैं जिस संगति में वह रहता है। तो ये तो आपको रट लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन बाय कब आता है। अब हमको ये याद रखना है कि नॉन के बाद टू और फॉर कब आते हैं, ये तो हो ही गया क्लियर। तो अगर बैक पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अगर आप नॉन किसके हैं, पर्सन के, तो नॉन टू आएगा, और अगर पर्सन नहीं दे रखा है तो फॉर आएगा, थिंग। और यहां नॉन फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। ध्यान रखना एक्टिव वॉइस में नॉन के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, विशेष रूप से टू, फॉर और बाय का। ये बाय तो तभी आएगा जब ये वाला सेंटेंस होगा, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक व्यक्ति उस संगति के द्वारा जाना जाता है जिसमें वह रहता है। अब मैंने यहां पर देखा कि मुंबई इज नोन इट्स टेक्सटाइल मिल्स। मुंबई अपने वस्त्र उद्योग के लिए या वस्त्र मिलों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहां एज आ रहा है, बिल्कुल है। नॉन आ रहा है, पैसिव वॉइस में हो गया भाई। अब यहां पर किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती मिलों के लिए। ये क्या हो गया, वस्तु। तो नॉन के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर। मैंने कहा कि बीरबल वॉज नॉन हिज विजडम। बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। अब यहां देखिए आप, नॉन के बाद क्या दे रखा है, हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी। ये क्या हो गई, थिंग। तो यहां क्या आएगा, फॉर। और मैंने कहा कि आई एम नॉन गीता, मैं गीता का परिचित हूं या गीता के द्वारा जाना जाता हूं। आई एम नॉन, देखिए इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो सेंटेंस किस में, पैसिव वॉइस में। और आप व्यक्ति के परिचित हैं तो नॉन के बाद क्या आएगा, टू। और हमें पैसिव वॉइस में भी ये गलती नहीं करनी है। मैंने कहा ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो मैं बनाऊंगा आई एम नॉन टू हिम, मैं उसका परिचित हूं या मैं उसके द्वारा जाना जाता हूं। अगर आपने यहां नॉन के बाद बाय लिख दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, आई एम नॉन टू हिम। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया नॉन को लेकर के भी। अब ध्यान देंगे हम बात कर रहे थे पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। पॉपुलर के बाद हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब जनरली हमसे गलती क्या हो जाती है, मैंने कहा कि सी इज वेरी पॉपुलर, वह बेहद लोकप्रिय है। हर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के बीच में। सी इज वेरी पॉपुलर स्टूडेंट्स। अब मैंने यहां पर लिख दिया विद, अमंग, बिटवीन, और डीपर इन। तो एक्चुअल में आप हिंदी अनुवाद करते हो, वह बहुत ही लोकप्रिय है। सी इज वेरी पॉपुलर, अपने छात्रों के बीच में। आपके बीच के चक्कर में, हिंदी के चक्कर में अमंग लिख जाते हैं, और इट रिजल्ट्स इन solipsism or a grammatical mistake, and you are to write, you are to select the A option as your answer, because popular is always followed by with preposition, not by among. तो पॉपुलर के बाद हमेशा, पॉपुलर ऑलवेज टेक्स विद preposition, पॉपुलर के बाद हमेशा विद preposition का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्विज सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन,
इसमें दे रखा है लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड। अच्छा करने में हम एक दूसरे से होड़ करें, बराबरी करें, प्रतिस्पर्धा करें। एक्चुअल में एक वर्ड होता है वाई, और वाई के बाद विद प्रपोजिशन का यूज होता है। वाई विद का मतलब होता है बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, होड़ करना। तो अच्छा करने में ही हमें होड़ करनी चाहिए। लेट अस वाई टू वन अनदर, मैंने कहा लेट्स गो, हम चलें। लेट्स प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलें। लेट्स सिंग अ सॉन्ग, हम एक गाना गाएं। लेट्स वाई टू वन अनदर, हम एक दूसरे से बराबरी करें। इन डूइंग गुड, अच्छा करने में होड़ करें। एक्चुअल में वाई के बाद विद प्रपोजिशन का यूज होता है कंपीट विद, प्रतिस्पर्धा करना, बराबरी करना, कंपीट करना। ठीक है, अब इसकी फॉर्म भी याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जो भी है। अब मैंने लिखा ये बाद की बातें हैं। लेट अस वाई ए पार्ट, कोई एरर नहीं है, लेकिन वाई के बाद किसका यूज होता है? टू का। तो एरर किस पार्ट में हो गई? सी पार्ट। और ये एरर किस पर बेस्ड ऑन हो गई? प्रपोजिशन। क्योंकि वाई और कंपीट के बाद हमेशा विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The social media department is headless at the moment and many are vying to the post। कि बहुत लोग पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। अब एक्चुअल में यहां आप चकरा गए। कारण क्या है कि एक नियम होता है कि अगर किसी वर्ब के अंत में आई ई आता है तो आई ई को वाई में बदल देते हैं। आई ई को किस में बदल देते हैं? वाई में। अब मैंने डाई लिखा, डी आई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आई एन जी लगाते समय वाई में, डाइंग। मैंने लाई, लेटना या झूठ बोलना, तो क्या कर दिया? लाइंग, एल वाई। अब हमने रट लिया कि वाई वाई विद, वाई विद। अब इसमें जैसे आई एन जी लगाई जाएगी तो वी वाई आई एन जी हो जाएगा। और यहीं आप गलती कर जाते हैं। आप क्या रटिए मत कभी भी। आपने रट लिया रिलाई ऑन, भरोसा करना। अब कल को उसने कहा वह मुझ पर भरोसा करता था, ही रिलाइड मी। अब आपने तो क्या है? रट लिया है कि रिलाई ऑन। अब ये नहीं देखा कि किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सेकंड फॉर्म के रूप में दिया है कि ही, वह रिलाइड, वाई को आई में चेंज करके ईडी लगा दिया, तो यहां भी क्या आएगा? ऑन आएगा। अब आपने देखा यहां क्या आ रहा है? वी वाई आई एन जी। वाइंग का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा करना, बराबरी करना। तो यहां भी क्या दिया हुआ है? टू प्रपोजिशन। एंड दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी सीजीएल 2018। तो एरर किस पार्ट में हो गई? बी पार्ट में। यहां पर टू की जगह किसका यूज होगा? विद प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट वन देखते हैं। सी ऑफन एक्यूजेज हिम फॉर अ लैक ऑफ मॉरलिटी। देखो यहां डिस्कस करते हैं पहले। एक्यूज एक वर्ब होती है, दोषी ठहराना। एक्यूज ऑफ का मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक्यूज को लेकर के। देखो ये मैंने फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। एक्यूज्ड दोषी ठहराया, और थर्ड फॉर्म के रूप में हमने क्या लिख दिया? एक्यूज्ड। देखिए प्रपोजिशन पूछा जाए, अगर किसी चीज का दोषी ठहराया जाए तो ही हमें ऑफ लिखना है। ये नहीं है प्रपोजिशन पूछा नहीं गया है। देखिए मैं कुछ सेंटेंस से क्लियर करता हूं। वह दोषी ठहराता है, तो इसमें केवल दो ही चीजें दे रखी है कि ही सब्जेक्ट और एक्यूजेज, वह दोषी ठहराता है। अंग्रेजी बन गई। दूसरा है वह मुझे दोषी ठहराता है। वह मुझे दोषी ठहराता है।
तो मैंने लिख दिया ही एक्यूजेज मी। इंग्लिश बन गई, किसे दोषी ठहराता है? मुझे। अभी मैं प्रपोजिशन का यूज नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमसे प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं पूछा गया है। पहले वाक्य में दो ही चीजें दे रखी, वह दोषी ठहराता है तो मैंने लिख दिया ही एक्यूजेज। दूसरे सेंटेंस में लिखा वह मुझे दोषी ठहराता है तो मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया ही एक्यूजेज मी। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, मैंने कहा कि वह मुझे उसका या उसकी घड़ी चोरी करने का दोषी ठहराता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो मुझसे ये कहता है कि भाई तुमने मेरी घड़ी चुराई है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट लिया हमने ही, वह, उसके बाद हमने क्रिया ली ही एक्यूजेज मी, वह मुझे दोषी ठहराता है। अब एग्जाम में क्या करेगा वो, आपको ऐसे लिख देगा कि टू स्टील, चोरी करने का, हिज वॉच। अब देखो ये पढ़ने में आपको सही लग रहा है लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। कारण क्या है कि यहां पर एक्यूज वर्ब दी हुई है और एक्यूज के बाद टू प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है? ऑफ का। और इंग्लिश में ये नियम है कि टू प्रपोजिशन को छोड़ दीजिए, बाकी के जितने भी प्रपोजिशंस होंगे उनके बाद या तो जीरेंड वर्ब आएगी या प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जीरेंड वर्ब का यूज करेंगे हम, ही एक्यूज्ड मी, उसने मुझे दोषी ठहराया। अब मैं यहां ऑफ लिखूंगा और ऑफ लिखूंगा तो इसके बाद कौन सी वर्ब आएगी? जीरेंड वर्ब, स्टीलिंग हिज वॉच। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। और देखिए पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में। पाकिस्तान ने भारत को दोषी ठहराया टू वायोलेट ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के उल्लंघन का दोषी ठहराया। इन कश्मीर, वो कहता है या तो एरर ए पार्ट में या बी पार्ट में या सी पार्ट में, नो एरर है तो आंसर डी देना है। इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 4 पार्ट्स। इफ कॉज ऑफ एरर इन द पार्ट ए देन यू आर टू आंसर ए, बी, सी respectively, and if you find no cause of error then you are to answer D as your alternative। तो मैंने कहा पाकिस्तान ने भारत को दोषी ठहराया, तो पाकिस्तान ने दोषी ठहराया, किससे ठहराया? इंडिया को। किस चीज का दोषी ठहराया? टू वायोलेट, उल्लंघन करने का। देखिए वायोलेट शब्द का वहां हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश में आपको याद रखना है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करना, वायोलेट ह्यूमन राइट्स। अब मैंने देखा एक्यूज्ड यहां पर क्या है? वर्ब है। अब एक्यूज्ड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? ऑफ आता है, और ऑफ आएगा तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? जीरेंड वर्ब का। तो पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर। समझ गए होंगे आप। जरूर वर्ब, कोई जरूर नहीं वर्ब पूछे, मैंने कहा कि ही एक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट, उसने मुझे चोरी का दोषी ठहराया। ये भी ठीक है भाई। आगे ध्यान दें। देखिए कुछ लोग शिकायत करते हैं, जैसे क्या होता है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। एक्यूज दोषी ठहराना, डी लगा दिया और डी लगा दिया। एक हम नाउन और बना लेते हैं इसी से, और जब नाउन में इसकी स्पेलिंग भी यही होती है एक्यूज, लेकिन इसका अर्थ हो जाता है आरोपी।
और इस स्थिति में एक्यूज्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं आएगा। आपने कहा सर हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो हर चीज का पता सेंटेंस से चलता है। मैंने कहा कि मैं मुख्य आरोपी नहीं हूं, तो मैंने क्या लिख दिया? आई एम नॉट द की प्राइम मेन, जो भी आप यूज करना चाहे, एक्यूज्ड, मैं मुख्य आरोपी नहीं हूं। तो यहां एक्यूज्ड किसके रूप में यूज हुआ है? नाउन के रूप में। आई एम नॉट द की एक्यूज्ड, आई एम नॉट द प्राइम एक्यूज्ड, आई एम नॉट द मेन एक्यूज्ड। मैं यूं भी कह सकता हूं कि आर यू एक्यूज्ड, क्या तुम आरोपी हो, क्या तुम दोषी हो, कन्विक्ट हो। तो यहां एक्यूज्ड का यूज हमने नाउन के रूप में किया है, और जब नाउन के रूप में हम एक्यूज्ड का यूज करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा आरोपी, और एक्यूज्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। और जब हम एक्यूज्ड का प्रयोग वर्ब के रूप में करेंगे और हम किसी को दोषी ठहराएंगे तो एक्यूज्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन आएगा। अब मैंने कहा कि आई एम नॉट एक्यूज्ड, मैं आरोपी नहीं हूं, इन रोहन मर्डर केस, मैं रोहन हत्याकांड में आरोपी नहीं हूं। अब जो रटेगा इंग्लिश को वो गलती करेगा, ही विल कमिट सच मिस्टेक्स। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि अपना बेसिक अच्छा करिए। यहां पर एक्यूज्ड क्या है? नाउन। तो मैंने यहां मैं की अंग्रेजी बनाई है कि भाई मैं रोहन हत्याकांड में क्या नहीं हूं? मुख्य आरोपी नहीं हूं। अगर एक्यूज का प्रयोग वर्ब के रूप में होगा तो एक्यूज के बाद हम हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज में। सी, वह, ऑफन, ऑफिन, अक्सर, एक्यूजेज, वह अक्सर उसे दोषी ठहराती है। अभी एसएससी सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सी ऑफिन एक्यूजेज हिम। अब यहां पर प्रपोजिशन क्या दिया हुआ है? फॉर, और हमको पता है एक्यूज के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, तो एरर किस पार्ट में हो गई? डी पार्ट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन लेते हैं। देयर वॉज डिनाइंग, देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लेयर confided to his daughter Cordelia more than anybody else। इसमें कोई नकारने वाला तथ्य नहीं है कि शेक्सपियर का एक फेमस प्ले हुआ है किंग लेयर के नाम से, तो वो अन्य किसी के बजाय अपनी पुत्री कॉर्डेलिया में बहुत ज्यादा विश्वास जताता था। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, पहले डिस्कस करते हैं, एक वर्ड लेते हैं, ये होता है कन्फाइड। कन्फाइड के दो अर्थ निकलते हैं, कितने? दो। अगर कन्फाइड के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आए, जस्ट बाद प्रपोजिशन पूछा जाए तो आप इनका यूज कर दीजिए, और इसका मतलब हो जाता है टू प्लेस फुल ट्रस्ट इन समवन, आप किसी में पूर्ण विश्वास जताते हो तो कन्फाइड इन आता है। इसका मतलब होता है कि किसी में पूर्ण विश्वास जताना, किसी में पूर्ण विश्वास रखना, टू प्लेस फुल ट्रस्ट इन समवन। मैंने कहा कि ही कन्फाइड्स इन मी, वह मुझ में पूर्ण विश्वास जताता है। तो कन्फाइड का मतलब क्या है? एक तरह से यहां पर पूर्ण विश्वास रखना। तो ही कन्फाइड्स इन मी, वह मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है। लेकिन यदि हम किसी को अपना सीक्रेट, कोई नद्दी की बात है, हम किसी को बताए तो कन्फाइड के बाद टू आता है। अगर हम कोई अपना टेल, यहां कन्फाइड का मतलब एक तरह से क्या हो जाता है? टेल या शेयर, बांटना। तो कन्फाइड के बाद हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है, कन्फाइड के जस्ट बाद पूछा जाए तब तो आप इन प्रपोजिशन का यूज कर दीजिए। इसका अर्थ होता है किसी में पूर्ण विश्वास जताना। लेकिन मैंने कहा कि प्लीज डू नॉट कन्फाइड दिस सीक्रेट, कि इस रहस्य को मत बताइए।
एनीवन, किसी और को इस रहस्य को मत बताइए, तो यहाँ कन्फाइड के बाद क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। यानी देखो कन्फाइड के जस्ट बाद आपसे प्रपोजिशन नहीं पूछा गया, वो कह रहा है प्लीज डू नॉट कन्फाइड दिस सीक्रेट, कृपया इस रहस्य को मत बताइए किसी और को, तो यहाँ टू प्रपोजिशन का यूज होगा। मैंने कहा कि शी डज नॉट कन्फाइड हर परफिडियस लवर, वह अपने धोखेबाज प्रेमी के बारे में, एनीवन, किसी और को नहीं बताती है, तो यहां पर क्या आएगा, कन्फाइड का मतलब क्या होता है, टेल, बताना, और परफिडियस का मतलब धोखेबाज, झूठा। तो ये हमने देखा कि कन्फाइड के जस्ट बाद अगर प्रपोजिशन पूछा जाएगा तो हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। कि देयर वॉज नो डिनाइंग, कि इसमें नकारने जैसा ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि किंग लियर है जो अपनी पुत्री में, अब देखो यहां कन्फाइड के जस्ट बाद प्रपोजिशन पूछा गया, कन्फाइडेड, तो ध्यान रखिए जब कन्फाइड के जस्ट बाद प्रपोजिशन पूछा जाता है तो कौन सा प्रपोजिशन आता है, इन, कि किंग लियर है वो अपनी पुत्री कॉर्डेलिया में अन्य किसी की तुलना में ज्यादा विश्वास जताता था, ज्यादा विश्वास रखता था। तो देखिए यहां पर कन्फाइडेड के बाद टू आया, अभी किस पार्ट में गिवन है देख लेते हैं हम। देयर वॉज नो डिनाइंग फैक्ट किंग लियर कन्फाइडेड, ये इन्होंने गलती से छोड़ दिया। अब जिस पार्ट में भी जैसे यहां टू दे रखा है तो यहीं पे क्या हो जाएगी, बेसिक एरर हो जाएगी, ये गलती से छूट गया। तो आप कन्फाइड के बाद दो प्रपोजिशन याद रखेंगे, एक तो क्या, इन, और दूसरा टू। नेक्स्ट वन लेते हैं। अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट लिख के सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट वन लेते हैं हम। द प्रिजनर वॉज फाउंड, कैदी को पाया गया। तो ये बहुत अच्छा फ्रेज होता है, फाइंड गिल्टी ऑफ, फाइंड सेकेंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म, और वैसे गिल्टी के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। गिल्टी ऑफ, दोषी, एक्यूज्ड, आरोपी, कन्विक्ट, जो भी। तो द प्रिजनर वॉज फाउंड, कैदी को पाया गया, किसका, किस चीज का दोषी पाया गया, हत्या का दोषी। तो गिल्टी के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। एसएससी स्टेनोग्राफर में एक क्वेश्चन पूछा गया 2005 में, तो आपको गिल्टी के बाद किसका यूज करना है, ऑफ प्रपोजिशन का। फिक्स याद कर लो, गिल्टी ऑफ, दोषी, कोई नियम नहीं चलेगा यहाँ। फाइंड गिल्टी ऑफ, दोषी पाना, फाइंड गिल्टी ऑफ, दोषी पाना। नेक्स्ट वन लेते हैं, ये मैंने पढ़ाई दी आपको, ही इज इंडिफरेंट। तो देखो क्या बताया था मैंने कि डिफरेंट आएगा तो फ्रॉम लिखेंगे, डिफरेंट देन दे करके एरर पूछी जाती है, क्योंकि अमेरिकन यूज में डिफरेंट के बाद देन लिखा जाता है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर यही डिफरेंस आता है, डिफरेंस का मतलब अंतर, तो हमें बिटवीन का यूज करना है, किसका, बिटवीन का। और यदि यही इंडिफरेंट आता है तो अर्थ होता है उदासीन। तो मैंने कहा कि ही इज इंडिफरेंट, वह उदासीन है, यानी उससे न तो प्रशंसा से या उसकी कोई आलोचना करे, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ही रिमेन अनअफेक्टेड। इंडिफरेंट का मतलब आप उदासीन है, यानी रिमेन अनकंसर्न्ड, अनअफेक्टेड, इनसेंसिटिव, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ही इज इंडिफरेंट, डिफरेंट आएगा, फ्रॉम आएगा, डिफरेंट देन लिखना नहीं है, डिफरेंस आएगा, बिटवीन आएगा, इंडिफरेंट टू, उदासीन, असंवेदनशील, ठीक है, अनकंसर्न्ड, रिमेन अनअफेक्टेड, जो भी है। अब नेक्स्ट वन लेते हैं। नादिका वॉज म्यूजिंग
मेमोरीज ऑफ द पास्ट। देखिए, अगर म्यूज शब्द आता है तो आएगा ऑन प्रपोजिशन, चिंतन करना, विचार करना। मेडिटेट आता है, जनरली मेडिटेट का मतलब भी चिंतन या मनन करना होता है, तो मेडिटेट के बाद भी हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब भी क्या होता है, सोचना, विचार करना, तो रिफ्लेक्ट के बाद भी हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर मल आता है, MULL, तो मल के बाद हम ओवर का यूज करते हैं। थिंक के बाद हम ओवर का यूज करते हैं, थिंक ओवर, के बारे में सोचना। म्यूज ऑन, चिंतन करना। मेडिटेट ऑन, चिंतन करना। रिफ्लेक्ट ऑन, चिंतन करना। और ब्रूड, SSC में पूछा जा चुका है, ब्रूड ओवर आएगा। 2017 में आ चुका है ये पॉन्डर ओवर, CGL मेन पेपर में, तो पॉन्डर के बाद भी क्या आएगा, ओवर आएगा। इन सब का मतलब क्या होता है, चिंतन करना, सोचना, मनन करना। और चू ओवर, चिंतन करना या सोचना, वो इसको हम बोलते हैं र्यूमिनेट। र्यूमिनेट के बाद भी ओवर आता है, चिंतन करना, मनन करना, ठीक है। और एक मुहावरा भी होता है, चू द कड ऑफ, यानी टू थिंक डीपली। और कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का मतलब भी क्या होता है, सोचना। तो म्यूज आएगा, हमें ऑन का यूज करना है। मेडिटेट आएगा, हमें ऑन का यूज करना है। रिफ्लेक्ट आएगा, हमें ऑन का यूज करना है। मल ओवर, चिंतन करना, थिंक ओवर, ब्रूड ओवर, पॉन्डर ओवर, चू ओवर, र्यूमिनेट ओवर। और सोचने के लिए हम कंसीडर भी कर देते हैं, विचार करना। कंसीडर के बाद हमें प्रपोजिशन नहीं लिखना है। तो मैंने कहा नादिका वॉज म्यूजिंग, नादिका विचार कर रही थी, चिंतन कर रही थी, सोच रही थी, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, भूतकाल की यादों पर। अब आपको एक बात और याद रखनी है, ध्यान रखिए, यहां ध्यान देंगे आप। एक्चुअल में यहां लिखा आता है अखबार में या मैंने लिख दिया कि आई एम मलिंग, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग टू कट डाउन स्मोकिंग, मैं धूम्रपान में कमी करने की, कटौती करने की सोच रहा हूं। आई एम मलिंग टू कट डाउन स्मोकिंग। अब काफी लड़कों की ये कंप्लेन होती है, बोलते हैं सर आपने तो मल के बाद ओवर बताया था। एक्चुअल में ये इन्फिनिटिव वर्ब है, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, तो इसको हम प्रपोजिशन में नहीं गिनेंगे। किसमें नहीं गिनेंगे, प्रपोजिशन में। जैसे मैंने कहा कि आई एम मलिंग टू कट डाउन स्मोकिंग बिकॉज इट इज एडवर्सली affecting my health day by day, affecting my health day by day। मैं धूम्रपान में कटौती करने की सोच रहा हूं क्योंकि यह दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। तो बुरा असर डालने के लिए अंग्रेजी में क्या यूज होता है, एडवर्सली अफेक्ट। ये मैं आपको आगे चल के एरर में पढ़ाऊंगा, इफेक्टिंग दे देता है। इफेक्ट नाउन होती है, अफेक्ट वर्ब होती है। एडवर्सली अफेक्ट, बुरा असर डालना। तो यहां पर मल के बाद प्रपोजिशन में काउंट नहीं करेंगे। और देखिए, मैंने कहा कि आई एम मलिंग, आई एम मलिंग टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाने की सोच रहा हूं। तो मैं यहां पर इसको किस में काउंट करूंगा, इन्फिनिटिव वर्ब, न कि प्रपोजिशन के रूप में। हाँ, अगर मैंने कहा कि आई एम मलिंग माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में या भविष्य पर चिंतन कर रहा हूं, तो यहां मुझे किसका यूज करना है, ओवर का। मल ओवर का मतलब चिंतन करना, मनन करना। तो देखिए, इनमें फिक्स नियम नहीं होता है। रिफ्लेक्ट आता है, ऑन लिखना है। मेडिटेट आएगा, ऑन आएगा। म्यूज आएगा, ऑन आएगा। बाकी के जो अदर बन जाएंगे उनके बाद हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप। नादिका वॉज म्यूजिंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो नादिका क्या है, भूतकाल की यादों पर विचार कर रही थी, मनन कर रही थी, चिंतन कर रही थी।
तो आप समझ गए होंगे कि म्यूज आएगा तो हम ऑन प्रपोजिशन लिखेंगे, मेडिटेट आएगा हम ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे, और रिफ्लेक्ट आएगा ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, मल आएगा ओवर, रूमिनेट ओवर, रूमिनेट ओवर, थिंक ओवर, ठीक है। कंसीडर के बाद हमें ओवर लिखना नहीं है। ब्रूड ओवर, चिंतन करना, मनन करना, पॉन्डर ओवर, वही चिंतन करना, मनन करना, कॉन्टेम्पलेट, सिमिलर वर्ड हो गया है, चिंतन करना, मनन करना। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और बनती है, नोट में लिख लेंगे आप, यदि थिंक के बाद इन्फिनिटिव वर्ब आए, इन्फिनिटिव वर्ब आती है, अर्थात 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हमें करेक्ट करना है थिंक के बाद, ठीक है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये गलत हो जाएगा, और सही करना है तो थिंक के बाद यहाँ हमें ओवर नहीं लिखना है, थिंक ऑफ या अबाउट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जीरेंड वर्ब, इसका यूज करेंगे जीरेंड। जैसे देखिए मैंने कहा प्लीज, प्लीज थिंक माई प्लाइट, कृपया मेरी दुर्दशा पर विचार करिए। तो यहां तो मैंने क्या लिख दिया, ओवर, यानी हम थिंक ओवर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आई एम थिंकिंग, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, आई एम थिंकिंग टू डू एन एमए इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में एमए करने की सोच रहा हूं, ये सीजीएल में पूछा गया है। तो यहां आप ध्यान रखना, यहां थिंक के बाद आपको ओवर नहीं लिखना है। यदि थिंक के बाद इन्फिनिटिव वर्ब आए, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आए, तो मैंने क्या कहा है कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर आपको या तो अबाउट लिखना है और या ऑफ, और इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, डूइंग। तो आप क्या कहेंगे, आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग एन एमए इन इंग्लिश, में अंग्रेजी में एमए करने की सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एन एमए इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में एमए करने की सोच रहा हूँ। तो ये मैंने आपको, आई हैव डिस्क्राइब्ड यू वेरी ग्राफिकली और विविडली, एंड इफ यू कन्फ्रंट और फाइंड आउट एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रपोजिशन, यू मे सजेस्ट मी थ्रू योर कमेंट्स। अब हम आगे नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। ही वॉज स्वॉर्न, उसे शपथ दिलाई गई, उसे शपथ दिलाई गई, फिक्स है, स्वॉर्न इन एच, एंड दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी CGL, स्वॉर्न इन एच। के रूप में शपथ दिलाना। ही वॉज स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, ठीक है। तो ये तो बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट पे, द न्यू गवर्नमेंट, अगर कोई कार्यभार संभाल ले, चार्ज संभाल ले, टेक चार्ज करे, तो उसके लिए हम एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब होती है टेक ओवर एज, के रूप में कार्यभार संभाल लेना। मैंने कहा कि शी हैज
taken over as the president of our country। उसने हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो मैंने कहा कि द न्यू गवर्नमेंट टुक ओवर लास्ट ईयर, नई सरकार ने पिछली बार कार्यभार संभाल लिया। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन लेते हैं। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हमने एंड के द्वारा ऐसे कोई दो वर्ड्स जोड़ लिए एंड के द्वारा। जैसे कोई वर्ड लिख दिया कि इसके बाद भी ना रहा है, इसके बाद भी ना रहा है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वर्ड ऐसा है जिसके बाद एट आ रहा है, एक के बाद विद आ रहा है, तो हमें एट और विद का प्रयोग अलग अलग करना पड़ता है। अब यहां ध्यान देंगे आप, मैंने आपको बताया था जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर। ये 7 ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ओरिजिनेटेड इन इटली, इनकी उत्पत्ति इटली में हुई है। दीज एसोसिएटेड एडजेक्टिव्स हैव बीन टेकन फ्रॉम या बोरोड फ्रॉम इटली, इटली से उधार लिए गए। तो इनके बाद तो यूज होता है टू का। किसका? टू का। और बाकी के जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनके अंत में या तो आता है ईआर या शुरू में क्या आता है? मोर। और इनके बाद किसका यूज होता है? देन का। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि रवि इज वाइजर देन एंड मोर इंटेलिजेंट देन मी, रवि मुझसे ज्यादा चतुर और बुद्धिमान है, तो मुझे देन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। कारण क्या है? ये वाइजर है, इसके बाद भी देन आता है, मोर के बाद भी क्या आता है? देन आता है। तो मुझे इसको इस तरह से लिख देना है कि रवि इज वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट देन आई। सॉरी, हम ही नहीं आएगा, आई आएगा। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करेंगे। देन आई। अब मैंने लिख दिया कि दिस वॉच, यह घड़ी, इज है सुपीरियर, यह घड़ी श्रेष्ठ है, एंड और मोर एक्सपेंसिव देन योर्स, यह घड़ी ज्यादा श्रेष्ठ और महंगी है। किससे? तुम्हारी वाली घड़ी से। अब ये बात ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। कारण क्या है? एंड से पहले सुपीरियर, और आपको पता है सुपीरियर के बाद देन नहीं आता, मोर के बाद देन आता है। तो आपको यार सुपीरियर के बाद भी किसका यूज करना पड़ेगा? टू का। अब आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। तो यहां एरर किसमें हो गई? ए पार्ट में, क्योंकि यहां सुपीरियर के साथ अपन को टू का यूज करना है। क्योंकि सुपीरियर के बाद टू आता है और मोर के बाद देन आता है। तो मोर के साथ देन तो आ गया, लेकिन यहां सुपीरियर के साथ हमने किसका यूज नहीं किया? टू का। तो ये प्रपोजिशन पर बेस्ड ऑन एरर हो गई। नेक्स्ट वन लेते हैं हम। द चाइल्ड वॉज रन ओवर विद अ प्राइवेट बस। देखो सीजीएल में पूछा गया है, समझिए आप इस चीज के लिए। मैंने कहा कि ही लाफ्स एट मी, वह मेरा मजाक उड़ाता है। देखो लाफ मीन्स हंसना होता है, लेकिन जैसे ही मैं लाफ के बाद एट का यूज करूंगा तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। लाफ एट, स्पॉप एट, मॉक एट, मजाक उड़ाना। अब पैसिव वॉइस में कभी रियल मीनिंग चेंज नहीं होता, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनता है? इज आर एम में। तो आई एम लाफ्ड एट। अगर मैं यहाँ प्रपोजिशन का यूज नहीं करूंगा तो वाक्य में एरर हो जाएगी। मेरा मजाक उड़ाया जाता है, बाय हिम, उसके द्वारा।
अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर दो दो प्रपोजिशन आ गए। अरे दो प्रपोजिशन नहीं है भाई, एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है, और आप लोग यहाँ एट को हटा देते हैं, गलत हो जाता है आपका पैसिव वॉइस। आई एम लाफ्ड एट, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, ये किसके द्वारा? बाय हिम, डूअर को। तो एक तो डूअर के साथ आ रहा है, एक वर्ब के साथ आ रहा है, दो प्रपोजिशन क्यों नहीं आ सकते एक साथ? अब इस वाक्य में क्या था, ये इस तरह का वाक्य है कि अ प्राइवेट बस, अ प्राइवेट बस, एक निजी बस ने रैन ओवर, कुचल दिया, द चाइल्ड, बच्चे को कुचल दिया। एक निजी बस ने एक बच्चे को कुचल दिया। अब ये मेन वर्ब की क्या हो गई? सेकंड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस किस बनेगा? वाज वर्ब में। तो हम क्या कहेंगे? द चाइल्ड वॉज रन ओवर, बच्चे को कुचल दिया गया। किसके द्वारा? बाय अ प्राइवेट बस, एक निजी बस के द्वारा बच्चे को कुचल दिया गया। तो यहाँ विद नहीं आएगा क्योंकि वाक्य किसमें है? पैसिव वॉइस में। और डूअर कौन हुआ यहाँ पर? कुचलने वाला कौन हुआ? निजी बस। तो डूअर से पहले हम विद का यूज नहीं करके बाय का यूज करेंगे, यानी इसको शुद्ध भाषा में डूअर कहते हैं। डूअर वह एजेंट होता है जो काम करता है। तो कुचलने का काम किसके द्वारा किया गया है? बाय अ प्राइवेट बस, एक प्राइवेट बस के द्वारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम। फूड एंड वाटर आर द टू बेसिक नेसेसिटीज। पानी, भोजन और पानी दो आधारभूत सुविधाएं जिन पर हर नागरिक की पहुंच होनी चाहिए। तो मैंने आपको बोल ही दिया था उस समय भी कि एक्सेस होता है, तो एक्सेस के बाद हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक्सेस से हमने बना दिया एक्सेसिबल, जिस तक पहुंचा जा सके, और जिस तक नहीं पहुंचा जा सके इनएक्सेसिबल। और इनके बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज होता है। अब आप एसएससी सीजीएल में 1 सेकंड में आंसर दे सकते थे। एक्सेसिंग इन आ रहा है, शुड हैव, पहुंच होनी चाहिए। एक्सेस क्या है? नाउन। तो नाउन है तो देखिए ये एक्सेस हो गया, लेकिन यहाँ एट आ रहा है, यहाँ फॉर आ रहा है, तो क्या आएगा? एक्सेस टू। अर्थ क्या हो गया कि भोजन और पानी दो आधारभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं जिन पर प्रत्येक नागरिक की पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट वन लेते हैं। Unless it is accepted to both the parties। एक्चुअल में ये हमारे गलत आदत डली हुई है। अपन बोलते हैं कि ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य है। acceptable to me, it is acceptable to me, it is unacceptable to me। ये मेरे लिए अस्वीकार्य है। तो ये गलत लिखा हुआ है। Unless it is, जब तक कि ये दोनों दलों को स्वीकार्य नहीं है, तो एक्सेप्टेड टू नहीं होता है, बल्कि एक्सेप्टेबल टू का प्रयोग करना है। ये प्रपोजिशन पर एक्सेप्टेड टू नहीं, बल्कि एक्सेप्टेबल टू। नेक्स्ट लेते हैं। हैव ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखिए, हर चीज अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एक्चुअल में हैव फेथ इन, विश्वास रखना। हैव ट्रस्ट इन, यहां पर ये ट्रस्ट नाउन हो गई। हैव कन्विक्शन इन, किसी चीज में आस्था रखना, कन्विक्शन। हैव कन्विक्शन इन, आस्था रखना, कन्विक्शन है। ठीक है, बाकी का हम कहते हैं बिलीव इन, विश्वास करना। हैव फेथ इन, विश्वास रखिए। हैव फेथ इन मी, मुझ में विश्वास रखिए। हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखिए। ठीक है, और वैसे अंग्रेजी में फेथ विश्वास, ट्रस्ट विश्वास, ठीक है, बिलीव विश्वास, कन्विक्शन विश्वास, और क्रीडेंस विश्वास, रिलाय भरोसा। और जहाँ विश्वास है वहाँ रिलाय, भरोसा है, वहाँ विश्वास है। तो वो कह रहा है कि हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, तो प्रपोजिशन की एरर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ट्रस्ट के बाद ऑन नहीं आएगा। ईश्वर में विश्वास रखिए और प्रत्येक चीज सही हो जाएगी। नेक्स्ट वन लेते हैं। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली
धूम्रपान निसंदेह रूप से, और मैंने आपको बता दिया कि हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में जिस भी वर्ड का अर्थ हानिकारक होता है उसके बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है। तो इंजूरियस फॉर हेल्थ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इंजूरियस टू हेल्थ। तो एरर किस पार्ट में हो गई, सी पार्ट। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड। देखिए 3 वर्ड होते हैं, कमिटेड, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये समर्पित, डिवोटेड टू, समर्पित, डेडिकेटेड, समर्पित। और यहां पर इन तीनों का यूज पास्ट पार्टिसिपल के रूप में किया गया है। ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू वन अनदर, हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। लेकिन अगर कमिट का मतलब, देखिए यहां ध्यान देंगे, अगर कमिट का मतलब करना होता है, कमिट फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म अपने कमिटेड हो गई, थर्ड फॉर्म अपने कमिटेड हो गई, अगर ये कमिट वर्ब के रूप में यूज होगा तो हम टू प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। कमिटेड का यूज अगर किसके रूप में हुआ, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, वो सेंटेंस से पता चल जाता है। तो यहां इसका अर्थ क्या निकलेगा, समर्पित। ठीक है, अगर कमिट का मतलब करना होता है तो कमिट का यूज हम जनरली कहां कहां करते हैं, कमिट थेफ्ट, चोरी करना, कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना, कमिट क्राइम, अपराध करना, कमिट हेनस क्राइम, जघन्य अपराध करना, घिनौना अपराध करना, हेनस। ठीक है, कमिट मर्डर, हत्या करना। अब यहां मर्डर नाउन हो जाएगी, कमिट अ मर्डर, एक हत्या करना। कमिट सिन, पाप करना। ठीक है, कमिट अ मिस्टेक, गलती करना, कमिट अ मिस्टेक, गलती करना। और देखेंगे कमिट फॉली, मूर्खता करना। कमिट फॉली, मूर्खता करना। और कमिट मिसचीफ, शरारत करना। और गलती करने के लिए हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, मेक और कमिट अ मिस्टेक। और ऐसे हम शरारत करने के लिए 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, मेक या कमिट मिसचीफ, शरारत करना। अब यदि कमिट का मतलब करना है तो प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, 2 farmers have committed suicide आफ्टर रनिंग इनटू डेट। कर्ज में डूबने के पश्चात 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो यहां कमिटेड का मतलब क्या है, करना। तो यहां प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, टू प्रपोजिशन। और मैंने कहा कि आई एम कमिटेड, मैं समर्पित हूं, टू म्यूजिक, मैं संगीत के प्रति समर्पित हूं। तो यहां कमिटेड के बाद किसका यूज करेंगे हम, टू प्रपोजिशन का। तो देखते हैं हम, ऑल ऑफ अस, हम सभी, आर है, डिवोटेड, समर्पित है एक दूसरे। तो कमिटेड के बाद हमने, या डिवोटेड के बाद हमने किसका यूज किया, टू का। नेक्स्ट वन लेते हैं, कंप्लीट हो गई। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल परसिस्टेंटली।
and if you have suggestion for any amelioration, you can suggest me and I would hail all of your suggestions.